साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या एमपी सेट की हो, सीजी सेट की हो। साथियों आज कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं और कई साथियों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि सर जो है कुछ सेट का रिज़ल्ट आया था और कई साथी 2 नंबर से रह गए, कोई 4 नंबर से रह गए। तो उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि सर जो है क्या कुछ चांसेस हैं क्या, इसके लिए हमारा फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो बस ये कि एक ही ये सजेशन था कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो कोर्ट में जाइए। अगर आपको लगता है कि हम जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, रिमेनिंग 30% आ रहा है उसमें हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट जो घोषित किया था 87-13 की रेशियो से रिज़ल्ट घोषित किया था। तो अब यहाँ पर दोनों उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। दोनों कौन? यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और अनरिजर्व वाले भी कैंडिडेट उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर जो 13% रिमेनिंग है वो अगर ओबीसी को न मिला तो अनरिजर्व में चला जाएगा। तो अनरिजर्व में जो 1-2 नंबर से रह गए हैं तो उनका सिलेक्शन होगा, और अगर 13% में जाता है तो बाकी जो 13% कैंडिडेट उठाएंगे ओबीसी के, उनका सिलेक्शन होगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं वो न्यूट्रल कंडीशन में, मतलब मैं किसी के फेवर की बात नहीं करूँगा। यहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन के बारे में जब बात की जाती हो तो बहुत सारी बातें उठती हैं और इतना डिबेट करने का भी मेरे पास समय नहीं है, कमेंट्स आते हैं कुछ भी। पिछले वीडियो में मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। ईडब्ल्यूएस के बारे में जो कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन उसमें कुछ जो साथी हैं ईडब्ल्यूएस के साथी हैं जिनका ईडब्ल्यूएस से सर्टिफिकेट होगा या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो थोड़ी सी नाराज़गी थी। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये जो है रिज़र्वेशन एक बहुत बड़ा मैटर है और इसके बारे में पक्ष विपक्ष में बहुत सारी चर्चाएँ होती है, बहुत सारी डिबेट होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना हमारा जो है छोटा चैनल है और इतना ये समय नहीं है कि हम इतनी इन चीज़ों में जाएं। हमारा मेन मकसद है सब्जेक्ट बेसिस पर केमिकल साइंस पढ़ाने का मकसद है, केमिस्ट्री पढ़ाने का मकसद है, लेकिन जो भी सूचनाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं रहती हैं तो वो साथियों तक फॉरवर्ड करना, बस ये हमारा उद्देश्य है। पक्ष विपक्ष ये इसमें हम अभी नहीं जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर भी वही वाली बात आ रही कि 87-13 का रेशो है। अब वो 13% किसके पाले में जाता है, जो कोर्ट डिसीजन करेगी वो उसमें उसके पाले में जाएगा। तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण सूचना है और ये उन सभी के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे कि रिज़ल्ट का क्या होगा, और उनके लिए भी है जिनको होल्डिंग पे रख रखा है, जिनकी रिक्रूटमेंट हुआ है और 13% को रोक रखा है। अभी जो उच्च माध्यमिक शिक्षक की चयन परीक्षा थी उसमें भी रोक रखा है। तो जल्दी से ये निर्णय आ जाए तो सारी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और सारी भर्तियाँ क्लियर हो जाए, इनमें भर्तियों में जो है बाधाएँ न आए। तो ये जो देखो, इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, जबलपुर का है ये, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछा है कि आरक्षण के आधार पर पात्रता परीक्षा यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का परिणाम क्यों जारी किया गया। ओके, जबकि ये इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा थी उसमें तो डायरेक्ट वो रेशो था, उसके आधार पर जो क्वालिफाई हो रहे थे उनको डायरेक्ट लिया था। इसमें एक अलग चीज़ होती है, सेट नेट, इसमें जो कैंडिडेट बैठते हैं उनका 6% निकाला जाता है और उनको क्वालिफाई माना जाता है। ये इसमें एक अलग चीज़ है। तो ये कहा गया है। अब जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आयोग के चेयरमैन को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। चेयरमैन इसके बारे में जवाब देगा, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो है, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो इसका जवाब देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेयरमैन को जवाब पेश करने के निर्देश दिए, अभी निर्देश दिए हैं तो उसकी वापस सुनवाई होगी। मामले की अगली सुनवाई कब है? 22 मई को है साहब, 22 मई को होगी। तो रीवा के शिवेंद्र कुमार की ओर से याचिका दायर कर बताया गया कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था, उसके लिए आवेदन किया, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए साहब? सेट एक अनिवार्य पात्रता परीक्षा है जिसे उत्तीर्ण करना जरूरी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि लोक सेवा आयोग ने सेट का रिजल्ट 87-13 के रेशो में जारी किया। आयोग ने सामान्य व ओबीसी वर्ग के 13% रिजल्ट को रोक दिया है साहब। इस वर्गीकृत परिणाम के कारण कई योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि आरक्षण के आधार पर पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। देश की किसी भी पात्रता परीक्षा जैसे नेट, जेआरएफ आदि का परिणाम वर्गीकरण के आधार पर जारी करना अवैधानिक है। अब यहाँ पे एक बात और दे दी कि नेट जेआरएफ की बात करी, लेकिन नेट जेआरएफ का भी रिजर्वेशन की बेस पर ही घोषित होता रिजल्ट है, लेकिन वहाँ पर अभी जो है वो सेंट्रल में ये प्रॉब्लम नहीं कि 87-13 की रेशो से उनको रिजल्ट घोषित करना पड़े, ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आयोग ने ऐसा करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर व लाइब्रेरियन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी मतलब अभी नोटिफिकेशन निकाल रखा है कि 9 जून को जो है
एग्ज़ाम होगी 8 सब्जेक्ट की, और बाकी की सब्जेक्ट जो है 4 अगस्त को भी होने वाली है। तो अब ये देखना है कि अगर इसके बेस पर जो है वापस जो रिमेनिंग जो बचे हैं, क्या उनको फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी, याचिका लगाई गई है, या फिर डेट आगे बढ़ती है। बस ये है कि कई साथी जो इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर की, आगे बढ़ती जा रही है, धड़कनें बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, लोग ओवर एज होते जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि अगर जिन्होंने फॉर्म भर रखा वो एग्ज़ाम तो देंगे ही हैं, क्योंकि जिस डेट को फॉर्म भरा था उस डेट के हिसाब से पैरामीटर सेट किए गए हैं कि उससे ऊपर वाले जो हैं जो ओवर एज नहीं हुए उनके फॉर्म भरा गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, समय मिल रहा है, और अच्छे से सब्जेक्टों को अच्छे से रिवाइज़ करते रहें, रिवीजन मस्ट है, तो अच्छे से तैयारी करें। और सेट का तो एग्ज़ाम होना ही होना है, क्योंकि सेट का तो दिसंबर का दे रखा, तो उस कंडीशन में तो कोई ना तो चुनाव है ना कोई प्रॉब्लम है, जो डेट दे रखी है उस डेट को होगा ही होगा। अभी इसमें थोड़ा कुछ चांसेस हैं कि या जून का एग्ज़ाम में कुछ बढ़ जाए। अब ये चांस लग रहा है कि इस तरीके की याचिकाएँ लग रही है तो हो सकता है कुछ बढ़ जाए। अदरवाइज़ अब 22 को सुनवाई है, 22 मई को जो चेयरमैन साहब हैं वो उसके लिए क्या जवाब तैयार करके ले जाते हैं, उसके बाद में कोर्ट जो फाइनल डिसीजन होगा। और एक डिसीजन की जो मैंने बात करी थी, पिछले वीडियो में भी करी थी, कि साहब ये जो EWS की रिजर्वेशन के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है, और ये जबलपुर हाई कोर्ट ने दिया है, तो इसके डिसीजन के बेस पर अब बहुत सारी चीज़ें देखी जाएगी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। इसमें भी वापस से जवाब मांगा गया है, और जो बहुत सारी वैकेंसीज़ में जो एक तरह से कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि भाई ये जो है इनमें जो टोटल पोस्ट है उनमें 10% का रिजर्वेशन दे रखा है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि अनारक्षित में से 10% का रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। अब जो भी है फाइनल डिसीजन होगा, इंतज़ार करिए। बस मेरा तो यही कहना है कि जो भी चीज़ें हो जल्दी हो जाए, और ताकि भर्तियाँ लगातार चलती रहें, वैकेंसी लगातार फिलअप होती रहें, और जो भी मापदंड तय किए गए हैं उनके अनुसार जो है भर्तियाँ हो जल्दी से जल्दी। ओके साथियों, तो बस ये है कि निर्णय जल्दी हो जाए तो भर्तियाँ जल्दी हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा डिले नहीं होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का 2022 से प्रोग्राम चल रहा है, 23 हो गया, 24 आ गया। अब अभी भी अगर एग्ज़ाम अगर इस तय शेड्यूल के अनुसार हो तो भी भर्ती में 2025 आ ही जाएगा, लेकिन अभी और लेट होता गया तो फिर और लेट होती जाएगी। ठीक है साथियों, तो बस ये एक अपडेट देना था इतना सा, और इस जो अपडेट देने के लिए ही ये वीडियो बनाया है मैंने। और इस तरीके की वीडियो जो मैं कभी कभार बनाता हूँ एक इन्फॉर्मेशन के लिए बस, तो कोई भी अन्यथा अदरवाइज़ न ले। यहाँ पर मैं किसी के यहाँ पे सपोर्ट में या सपोर्ट में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ें हो रही है यहाँ पर मैं न्यूट्रल रह के चर्चा करता हूँ, क्योंकि डिबेट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होगी, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। ओके, तो अच्छे से आप तो पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, मेरी टीम में आइए। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।